नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। अपना उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश जारी किए हैं और साथ ही उन्होंने कहा कि हर नगर निगम में एक एक मलिन बस्ती चिन्हित करें और इसके साथ ही सीएम ने कहा कि जलभराव का मुख्य कारक है नालों पर अतिक्रमण और उन्होंने निर्देश दिए कि जनता को जागरूक करने के लिए अभियान चलाएं और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि नगरों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने के प्रयास से अच्छे परिणाम देखने को मिले हैं और साथ ही अपराध नियंत्रण में है और ये उपयोगी साबित हुए हैं। इस कार्य में जनता से भी अच्छा सहयोग मिला है। इसे और विस्तार से दिए जाने की जानकारी आवश्यकता है। जनता को जागरूक करने के योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं और साथ ही सीसीटीवी कैमरे उपयोगी साबित हुए हैं। ये योगी आदित्यनाथ ने कहा। सीएम योगी ने निर्देश जारी किए हैं, सभी अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं, जनता को जागरूक करने के निर्देश जारी किए हैं। दरअसल नालों पर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं। सीसीटीवी कैमरे उपयोगी साबित हुए हैं, ये योगी आदित्यनाथ ने कहा और साथ ही सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश जारी किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के दौरान एक पेड़ मां के नाम अभियान का उल्लेख किया और साथ ही जिसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान भी सामने आया। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। पूरे देश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों को ग्लोबल वार्मिंग जैसी चुनौतियों से बचने के लिए एक पेड़ मां के नाम लगाने का एक अभिनव आह्वान किया है। इस आह्वान के लिए मैं प्रदेशवासियों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करते हुए अभिनंदन करता हूं। आज उसी श्रृंखला में यह पेड़ मैंने यहां मुख्यमंत्री आवास पर लगाया है। 20 जुलाई को पूरे प्रदेश में जितनी प्रदेश की आबादी है हर व्यक्ति के नाम पर वह अपनी मां के नाम पर वृक्षारोपण महाअभियान में हिस्सा बनकर के एक पेड़ जरूर लगाए। इसके लिए हमारे पास 54 करोड़ पौध हम लोगों ने प्रदेश की नर्सरियों में तैयार किया है और प्रदेश की नर्सरियों में ये हर प्रकार के पेड़ हैं जो पर्यावरण के लिए अत्यंत उपयोगी, पीपल, पाकड़, बरगद, नीम, देसी आम, जामुन, ऐसे ही अमरूद हैं, शीशम है, सागौन है। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री आवास के लाभार्थियों के घर में हम लोग सहजन का एक पौधा निःशुल्क उन्हें उपलब्ध करवाने का कार्य कर रहे हैं। सहजन गरीब के लिए या किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत उपयोगी है। खासतौर पर यह इतना उपयोगी है कि अगर उसकी फली को सब्जी बना करके या सूप के साथ उपयोग कोई करे तो कुपोषण दूर करने में इसकी बहुत अच्छी भूमिका हो सकती है। हम लोगों ने 2 वर्ष पहले भी प्रधानमंत्री आवास योजना के हर लाभार्थी के घर में एक सहजन का पेड़ लगाया था और काफी बड़े हो चुके हैं। बहुत सारे पेड़ बहुत अच्छे हो चुके हैं। इस बार फिर इस अभियान को हम आगे बढ़ाएंगे
हमारे पास लगभग 55 लाख के आसपास सहजन के पौधे भी हैं। ऐसे ही अन्य पौधे भी अलग अलग वैरायटी के हम लोग पूरे प्रदेश के अंदर लगाएंगे। हर ग्राम पंचायत से लेकर के नगर निकाय तक, पार्क तक, सड़क के किनारे से लेकर के खाली जगहों पर व्यापक पैमाने पर अभियान चलेगा। प्रदेशवासी वन महोत्सव के साथ साथ वृक्षारोपण महाअभियान के इस पवित्र अभियान का हिस्सा बनकर के पर्यावरण की चुनौती का सामना करने के लिए आगे आएगा। इस विश्वास के साथ आज एक पेड़ मां के नाम यह कार्यक्रम मैंने यहां लखनऊ में किया है और मैं चाहूंगा कि हर प्रदेशवासी कम से कम ऐसे 25 से 30 करोड़ वृक्षारोपण महाअभियान के कार्यक्रम का हिस्सा बने। वृक्षारोपण महाअभियान में हम 30 से 35 करोड़ पौधरोपण का कार्यक्रम करेंगे और ये कार्यक्रम अभी से प्रारंभ होकर के 20 मार्च को इसका चरम होगा, जब रिकॉर्ड मात्रा में हम इसका वृक्षारोपण के महाअभियान के इस महाव्रत में, महापर्व में हिस्सा लेंगे ही। साथ साथ इनकी देखभाल हो सके समय समय पर, इसके लिए भी जो कार्यक्रम चलेंगे। जो व्यक्ति पेड़ लगाएगा वह उसकी सुरक्षा और उसको आगे बढ़ने की भी पूरे इस अभियान का हिस्सा बनेगा। यह एक बड़े अभियान को हम लोग आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। सीएस मनोज कुमार सिंह ने बैठक की और इस दौरान उत्तर प्रदेश के सभी अधीनस्थ न्यायालयों के जज संबंधित विभिन्न कक्षों एवं अन्य कार्यालयों में एयर कंडीशनर लगाने के लिए नीति निर्धारित करने के निर्देश दिए गए। सीएस मनोज कुमार सिंह ने की बैठक। तस्वीरें लखनऊ से हैं, जहां पर सीएस मनोज कुमार ने बैठक की। बैठक में कार्यालयों में एसी लगाने के लिए ये बैठक का आयोजन किया गया और साथ ही नीति निर्धारित करने के भी निर्देश दिए गए। कार्यालयों में एसी लगाने के लिए ये बैठक का आयोजन किया गया, नीति निर्धारित करने के निर्देश भी दिए गए हैं और साथ ही सीएस मनोज कुमार सिंह ने एक बैठक की। तस्वीरें लखनऊ से हैं, जहां पर सीएस मनोज कुमार सिंह ने बैठक की। कार्यालयों में एसी लगाने को लेकर ये बैठक का आयोजन किया गया और साथ ही नीति निर्धारित करने के भी निर्देश दिए गए। कार्यालयों में एसी लगाने के लिए बैठक का आयोजन, नीति निर्धारित करने के लिए निर्देश भी दिए गए, अधिकारियों को निर्देश दिए और साथ ही सीएस मनोज कुमार सिंह ने एक बैठक का आयोजन किया, जिसमें सभी कार्यालयों में एसी लगाने को लेकर ये बैठक हुई। नीति निर्धारित करने के निर्देश दिए गए। संसद सत्र खत्म होते ही सीधे संसद से एमादपुर पहुंचकर केंद्रीय मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने हाथरस के दुर्भाग्यपूर्ण घटना में एतमादपुर के रहनकला निवासी स्वर्गीय श्रीमती गुड़िया देवी पत्नी श्री मेहताब सिंह निषाद की मृत्यु पर घर पहुंचकर परिवारजनों के साथ शोक संवेदना व्यक्त की और साथ ही बघेल ने हाथरस दुर्भाग्यपूर्ण घटना में एतमादपुर के मोहल्ला कोठी निवासी स्वर्गीय श्रीमती गीता देवी पत्नी श्री रामशंकर सिंह की मृत्यु पर घर पहुंचकर शोक संवेदना व्यक्त की और इस अवसर पर मंत्री जी ने कहा कि ये मेरे लिए अत्यंत शोक की बात है। मुझे अपनी लोकसभा में एक ही दिन में इतने घरों में जाकर शोक संवेदना देनी पड़ी। ईश्वर से प्रार्थना है कि वो सभी परिवार वालों को संभल और इस दुख को सहने की शक्ति प्रदान करे।
हाथरस में हुए हादसे ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ इस मामले पर सीएम योगी आदित्यनाथ इस मामले। नमस्कार, मैं हूं ब्रिजमोहन सिंह रघुवंशी। मुद्दा थोड़ा सा गंभीर है तो मैंने सोचा चाय खत्म कर लूं, लेकिन मुझे लगा कि चाय खत्म करते हुए कहीं देर ना हो जाए, तो पीते पीते ही मैंने सोचा आपको इस मुद्दे पर बात करूं। मुद्दा है कल का, गंभीर मुद्दा है जो चाय बाद में भी हो जाएगी, लेकिन बात आप तक पहुंचा। हाथरस की घटना, लगभग 150 के आसपास लोग अभी कहीं ना कहीं बताया जा रहा है 100 से 150 के बीच में, लेकिन एग्जैक्ट जो संख्या है आपको पता है, इस देश में जो भी घटनाएं होती हैं उसका सही आंकड़ा हम तक बहुत मुश्किल से पहुंच पाता है या थोड़ा विलंब से पहुंचता है, और अभी तो मात्र 24 घंटे हैं। एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं, कल शाम से जैसे मुझे लगा कि हालांकि पार्लियामेंट में जैसे विपक्षियों को बहुत सारा मुद्दा मिल गया है कि इस बार उनकी संख्या बढ़ गई है, शोर की संख्या ज्यादा बढ़ी। मुद्दों की संख्या की बदौलत वो यहाँ पे आए हैं क्योंकि उनको जनता के मुद्दे उठाने हैं। जनता के मुद्दे कम, वो शोर वोटिंग ये सब ज्यादा कर रहे हैं। चलिए, माननीय सांसद है, उनके बारे में चर्चा बाद में करेंगे, लेकिन अभी कल की घटना के बारे में हमारे जो सो कॉल्ड स्टूडियो जर्नलिस्ट, मैं हमेशा इस बात का प्रयोग करता हूँ, सो कॉल्ड स्टूडियो जर्नलिस्ट, जी हाँ, जो दिन भर को आराम से 8-10 अखबार पढ़ते हैं और शाम के टाइम जब उनको लगता है कि जब की शक्ल को दिखाना है, तो 1.5 अरब की जनसंख्या में निश्चित रूप से बहुत सारे हमारे ऐसे भी दर्शक हैं जो थोड़े से नेगेटिव मेंटालिटी के हैं, जिन्हें हमेशा नकारात्मक बातें ही समझ में आती है या उसको ज्यादा देखते हैं। जैसे आपको पता है, बहुत सारे लोग इस देश में अच्छी पिक्चरें कम देखते हैं, वो पिक्चर जिसमें कोई सोशल मैसेज हो उसको कम देखेंगे, हॉरर को देखेंगे या मारधाड़ को देखेंगे। तो निश्चित रूप से जनसंख्या है, दर्शक है, अपने हिसाब से देखते हैं। हमारे भी दर्शक हैं, और जो हमारे दर्शक हैं तो मैं कह सकता हूं उनकी संख्या और सो कॉल्ड टीआरपी रेटेड चैनल्स और सो कॉल्ड टीआरपी रेटेड जो यूट्यूब चैनल्स हैं उनसे थोड़ी कम जरूर है, लेकिन हम उन लोगों तक पहुंचते हैं जो हमारी बात को गंभीरता से ना कि सिर्फ समझते हैं, अभी तो उसके ऊपर उसको खुद भी पूरी तरीके से उसको वो अपने हिसाब से उसको जांचते हैं, परखते हैं, तब वो विश्वास करते हैं जो मैं कह रहा हूं वो सच है गलत है। कल लोगों ने शाम को बताना शुरू कर दिया कि इतनी बड़ी घटना हो गई, प्रशासन जिम्मेदार है, सरकार जिम्मेदार है, योगी जी जिम्मेदार है। आसान टारगेट होता है सबसे बड़ा, आपके घर में कुछ बड़ी बात हो जाए तो मम्मी पापा जिम्मेदार हो जाते हैं। गलती कोई बच्चा भी करे लेकिन मम्मी पापा उसके लिए जिम्मेदारी उठाने लगते हैं, और सब लोग बोलते हैं कि आपकी गलती थी, आपने पति अपनी पत्नी को बोलेंगे और माँ अपने बाप को, और लोग अपने बच्चों को कि भाई आपने हमको ऐसी संस्कृति दी, और लोग बोलेंगे कि घर के जो सबसे बड़े लोग हैं उनकी गलती है अगर बच्चों ने कोई गलती की। ठीक है, जिम्मेदारी बनती है, आज भी सरकार पीछे नहीं हट रही है, ना प्रशासन पीछे हट रहा है। बड़ी बात यह है, हमारे समूह के 2 धार्मिक चैनल हैं। हमारा एक डिजिटल धार्मिक चैनल है और उसमें तमाम ऐसे धर्मगुरु, सत्संग और कथावाचक ही आते हैं, तो हमसे ज्यादा ऐसे कार्यक्रमों के बारे में कोई नहीं जानता है, क्योंकि हम लगातार ऐसे कार्यक्रमों को कवर करते हैं। बड़ी बात निकल के यहाँ पे आती है, बोला जाता है कि योगी सरकार ने कुछ नहीं किया, उनकी लापरवाही होती है। आप अपने घर के अंदर 2 लोग झगड़ा करके अगर आपस में अगर एक दूसरे को मारते पीटते हैं तो उसके लिए क्या पुलिस जिम्मेदार है? और आप अगर पुलिस के पास जाएंगे तो निश्चित रूप से पुलिस कार्रवाई करेगी। चौराहे पर अगर कोई बात होती है, घटना घटती है, शहर में कोई घटना घटती है, तो पुलिस जिम्मेदार है, प्रशासन जिम्मेदार है, सरकार जिम्मेदार है। अब अपने घर के अंदर अगर आपने अपने चम्मच से ही अगर किसी का सर फोड़ दिया, आपने अपने बर्तन से किसी के ऊपर सर पे मार दिया, उसके लिए जिम्मेदार सरकार हो जाएगी, प्रशासन हो जाएगा, पुलिस हो जाएगी। लोग मरे हैं, मुझे उनसे कहीं ना कहीं मेरी उनके प्रति संवेदना है। शायद अगर मेरा भी कोई अपना मरता तो मैं आपको लगेगा कि फिर हम देखते, आपकी तरफ से एक सवाल हो सकता है, फिर देखते आप ऐसे इतना ज्ञान आप मुझे देंगे, मैं यहाँ ज्ञान देने के लिए नहीं बैठा हूं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको सच बताने में तो मेरी जिम्मेदारी है। मैं चैनल में काम कर रहा हूं, मुझे आपको सच भी तो बताना है, और सच ये है कि उसका जबरदस्त तरीके से जो सोकॉल्ड जर्नलिस्ट, स्टूडियो जर्नलिस्ट है, वो उसके बारे में अलग अलग बातें करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल शाम से अब तक जो मेरी अपनी जानकारी है, मैं उनके घर पर नहीं रहता हूं, मात्र 2 घंटे तक सोए, और लगातार वो हाथरस की घटना पर लगातार संपर्क में बने हुए हैं। उनके तमाम अधिकारी, आपको पता है उनके अधिकारी और देशों के और प्रदेशों के सारे अधिकारियों के मुकाबले कितनी देर तक सोते हैं? मेरा कोई निजी रूप से उत्तर प्रदेश या उनके अधिकारियों से कोई मेरा व्यक्तिगत नाता नहीं है, पूरे देश को नाता होता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है और यहाँ पे सबको इंटरव्यू लेने आते हैं, सब लोग चैनल, सारी मीडिया उनसे टच में रहती है, लेकिन बहुत सारे लोग वो बातें घर तक ही घर पे बैठते हैं।
मैं क्यों सार्वजनिक करूं? अगर अच्छी बातें हैं तो सिर्फ बुरी बातों को भी सार्वजनिक करूं? कहां कमी रह गई है? जो अपने आप को बाबा कह रहा है, क्योंकि जो अपना नाम लेता है वो मेरे इष्ट देवता है भोलेनाथ, मैं उनका वो नाम भी नहीं लूंगा, उसको इस नाम से बोला जाता है। और लोग वहां जो पहुंचते हैं वो एक होड़ होती है कि मुझे वहां पर, क्योंकि सबको वीडियोग्राफी कराने की बाबा जी की पैर छू रहे, वो घटना हो गई। जो मुझे जानकारी लगी उसके अनुसार उन्होंने इतनी बड़ी संख्या की, कोई परमिशन ही नहीं ली थी जो है। और अगर वो ली थी तो वहां पे पुलिस प्रशासन की लिमिटेड संख्या होती ना, कि कोई सत्संग हो तो शहर की सारी पुलिस अब वही लगा दे। और आपको पता है हाथरस मथुरा से बहुत नजदीक है। ये दो ऐसे जिले जहां पर आए दिन वहां पे सारे इस तरह के धार्मिक आयोजन होते हैं, क्योंकि वृंदावन मथुरा आपको पता है वहां तो लोग आते ही रहते हैं। और सारे लोग हाथरस और वृंदावन वो मथुरा एक ही बैग है, वो जो उधर रहते हैं उन्हें पता है मैं जो कह रहा हूं। तो प्रशासन को मालूम है कि धार्मिक आयोजन जब होते हैं तो मुझे कितनी सख्ती करनी होती है। हमारे समूह ने कई सारे कुंभ को कवर किया है। हम मीडिया सेंटर लगाते हैं, हम बनाते हैं वहां पे कुंभ में। आज तक जितने बड़े कुंभ करोड़ों लोग वहां पे आते हैं, कोई घटना ऐसी नहीं हुई। होती है निश्चित रूप से छोटी मोटी, लेकिन वहां प्रशासन सख्ती से रहता है, मुस्तैद रहता है। यहां प्रशासन था कहां? अभी हमारे देश में कोई ऐसी जगह पे हमला हो जाए जहां पे डिफेंस के लोग ही ना हो, तो निश्चित रूप से कारगिल में जब वॉर हुई थी तो वो वहां से घुसपैठी, वो ऊपर से आए थे, वो ऊपर से गोलियां चला रहे थे पहाड़ों से। हमारे लोग उनको ऊपर चढ़ के बाद उन्होंने उनको गोलियां चलाई और जो उन्होंने थोड़ा सा कब्जा किया था वहां से मार लगाया। तो जब पुलिस और प्रशासन को पता लगता है तो वो काम करेगा ना, लेकिन उसके लिए योगी सरकार जिम्मेदार है, प्रशासन जिम्मेदार है। ये कहां की बात है? और हमारे जर्नलिस्ट, आप अपने मिलियंस व्यूज बढ़ाते रहिए, लेकिन पॉजिटिव से भी तो बढ़ाइए प्लीज, हमेशा नेगेटिव से ना बढ़ाइए। मैं विपक्षी देता हूं कि संविधान का सम्मान करता हूं, निश्चित रूप से सरकार सबक लेगी और ऐसे आयोजनों को आने वाले समय पे कंट्रोल करेगी, लेकिन उन्हें कम से कम कार्रवाई तो करने दीजिए। उन्हें डीमोरलाइज तो मत करिए। जो अधिकारी रात भर, अरे वो अधिकारी भी, उनकी भी आत्माएं उनके अंदर होती, सांसें चल रही है, वो लगातार वहां मुस्तैद है। उत्तर प्रदेश के डीजीपी, उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी, वहां के प्रमुख सचिव, वहां के जो तमाम अधिकारी वो लगातार, और जो हाथरस का अधिकारी है, आपको पता है मेरे लोकल रिपोर्टर ने मुझे बताया कि सारे लोग तो घटनास्थल पे रात भर से हैं, 3-3 बजे रात तक वहां लोग मौजूद है। तो सब लोग कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा धैर्य तो रखिए। हम उनके लिए जो कर सकते हैं, हमारा खास हमसे तात्पर्य है हमारे जर्नलिस्ट का, कि उन्हें जो हेल्पलाइन नंबर्स है वो दिए जाए। हमने अपने चैनल के थाना कासना पुलिस ने लोकल इंटेलिजेंस और गोपनीय सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए फर्जी दस्तावेज बनाने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार किया। कब्जे से एक प्रिंटर, कीबोर्ड, सीपीयू, मॉनिटर, फिंगर मशीन, माउस और 2 आधार कार्ड, 1 इंटर मार्कशीट, 2 हाईस्कूल मार्कशीट और 3 आईटीआई प्रमाण पत्र और कुल 47,700 रुपए बरामद किए। कासना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है और साथ ही फर्जी दस्तावेज बनाने वाला आरोपी गिरफ्तार। कब्जे से कई मशीनें बरामद की गई। मामला नोएडा का है, जहां पर कासना पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है। हाथरस में चल रहे सत्संग में भगदड़ मचने के बाद लोगों की मौत होने और घायल होने की घटना पर सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने दुख व्यक्त किया और कहा कि सरकार घायलों को इलाज दिलाने में असफल है और साथ ही घायलों के इलाज की तत्काल व्यवस्था होनी चाहिए थी। प्रशासन इस घटना का जिम्मेदार है। इतने बड़े कार्यक्रम के लिए पहले से ही इंतजाम सुनिश्चित किए जाने चाहिए थे। और साथ ही उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में मंगलवार को भोले बाबा के सत्संग में भगदड़ मच गई थी, जिसमें अब तक 116 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें अधिकतर महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। और वहीं हादसे में 200 से अधिक लोगों के घायल होने की खबर है। हादसे में मौतों की ये संख्या अभी और बढ़ सकती है। अभी तक उनके लिए कोई विशेष सुविधा नहीं हो सकी और जो भी मृतक हैं, जो घायल हैं, उनको शीघ्र इलाज की व्यवस्था करानी चाहिए था प्रशासन को भी और सरकार को भी। और जो जिम्मेदार हैं उनके प्रति जिम्मेदारी फिक्स होना चाहिए। अब असफल है, प्रशासन की जिम्मेदारी थी। जब इतना बड़ा कार्यक्रम करा रहे थे तो प्रशासन की भी जिम्मेदारी थी। और जब कोई घटना हुई है तो अब
व्यवस्था ठीक से होनी चाहिए थी, इलाज भी होना चाहिए थी, तो अभी तक इलाज भी ठीक से नहीं दिया जा पा रहा। ब्रिटिश राज के औपनिवेशिक अपराध कानूनों का दौर आज से खत्म हो गया। भारत के आपराधिक न्याय प्रणाली में व्यापक बदलाव लाते हुए 3 नए कानून, भारतीय न्याय संहिता और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, बता दें कि ये सोमवार से लागू हो गए हैं। और साथ ही आयुक्त लक्ष्मी सिंह कोतवाली सेक्टर 39 में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में शामिल हुई। शुरुआती दौर में मुकदमा दर्ज करने के बाद धाराओं में कोई कमी न हो, इसके लिए प्रत्येक डीसीपी के कार्यालय में एक सेल बनाया गया और थाना स्तर पर एफआईआर दर्ज करते समय उनसे सलाह ली जाएगी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आईएएस किंजल सिंह ने गोंडा के यूट्यूबर उस्मान सैफी उर्फ उस्मान अली के खिलाफ गोमती नगर थाने में शिकायत दर्ज कराई है। उस्मान की तरफ से सोशल मीडिया पर एक आपत्तिजनक वीडियो वायरल करने के कारण की शिकायत की गई और साथ ही पुलिस के मुताबिक आईएएस किंजल सिंह की शिकायत पर रिपोर्ट दर्ज करा ली गई है और मामले की जांच की जा रही है। पुलिस अब इस वीडियो के स्रोत और उसके पीछे के उद्देश्यों की जांच करेगी ताकि उचित कानूनी कार्रवाई की जा सके। आरोप है कि उस्मान सैफी ने सफर नामक यूट्यूब चैनल और ब्लॉग पर किंजल सिंह के दिवंगत माता पिता के बारे में आपत्तिजनक सूचना पोस्ट की थी। इस वीडियो में उस्मान ने आईएएस किंजल सिंह के पिता केपी सिंह की हत्या और उनकी मां और बेटियों के संघर्ष पर अभद्र टिप्पणियां की थी। पीएम मोदी ने राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण धन्यवाद प्रस्ताव पर जवाब दिया। पीएम मोदी ने 1 घंटा 50 मिनट की स्पीच में नीट, मणिपुर, संविधान, कांग्रेस, पश्चिम बंगाल, रोजगार, भ्रष्टाचार समेत कई मुद्दों पर अपनी बातचीत रखी। क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। हमें लहराते रहते हैं। उन लोगों ने विरोध किया था 26 जनवरी तो है, कि संविधान दिवस क्यों लाए, और आज संविधान दिवस के माध्यम से देश के स्कूल कॉलेजेस में संविधान की भावना को, संविधान की रचना में क्या भूमिका रही है, देश के गणमान्य महापुरुषों ने संविधान के निर्माण में किन कारणों से कुछ चीजों को छोड़ने का निर्णय किया, किन कारणों से कुछ चीजों का स्वीकार करने का निर्णय किया, इसके विषय में हमारे स्कूल कॉलेजेस में विस्तार से चर्चा हो, निबंध स्पर्धाएं हो, चर्चा सभाएं हो, एक व्यापक रूप से संविधान के प्रति आस्था का भाव जगे और संविधान के प्रति समझ विकसित हो। देशवासियों के लिए आने वाला पूरा कालखंड संविधान हमारी सबसे बड़ी प्रेरणा रहे, इसके लिए हम कोशिश करते रहे। और अब जब 75 वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं तो हमने इसे एक जन उत्सव के रूप में राष्ट्रव्यापी उत्सव मनाने का तय किया और इससे देश के कोने कोने में संविधान की भावना को, संविधान के फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।